यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और अब समझ में आया कि क्यों पूरी की पूरी पीडीएम, पूरी की पूरी इत्तेहादी जमातों की कांपे क्यों टांग रही थी। जब देखा उन्होंने कि राजनपुर के जो इलेक्शन जो जिसमें तमाम की तमाम हुकूमती मशीनरी पीटीआई को शिकस्त देने के लिए मैदान में थी, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी पीटीआई को शिकस्त देने के लिए मैदान में थी, तमाम के तमाम सियासी जमातें, तमाम के तमाम हल्के इदारे सारे के सारे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह हक है और अल्लाह जिसको इज्जत दे और अल्लाह जिसको जिल्लत दे। और अब इस वक्त जिस समय आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, राजनपुर के जो हल्का NA 193 जिसमें आज बाय इलेक्शन हुआ, और इसमें जो सरदार मोहसिन लगारी थे, सरदार मोहसिन लगारी जो कि पीटीआई के कैंडिडेट थे, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उन्होंने 65,000 से जायद वो वोट ले चुके हैं और शायद 66,000 के करीब उनके वोट्स हैं। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं अम्मार उवैस लगारी पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं, उनके वोट अब तक है 37,280। तो ये तो एक वाज़ेह फर्क है। वैसे तो मैं हैरान हूं कि पीएमएलएन को इतने वोट भी कैसे पड़ गए। इससे जो पीएमएलएन का हाल है कि वो अपनी आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और ये बात मुखालफीन कहे ना तो आप कहें कि जी जलन में बोल रहे हैं, मुखालफत में बोल रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर चंद एक ऐसी आवाजें हैं ना जो आज भी सच बोल लेती है, जिसमें से शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो भी कल यही बात कर रहे थे कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कहीं ना कहीं ये बात बोल चुके हैं, साद रफीक साहब बोल चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब बोल चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सच में से हैं, लेकिन बहरहाल ये उनको इदराक इन चीजों का है। तो मजा आ रहा है, पूछना ही था। एनीवेज, अब सवाल ये है कि जो राजनपुर के जो रिजल्ट सामने आए हैं, अब आप तस्वुर ये करें कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीटीआई के खिलाफ है, हमें और आपको सबको पता है। सारी की सारी इत्तेहादी जमातें उसके बावजूद अगर पीटीआई का ये हाल है, और पीएमएलएन तमाम के तमाम वसाइल के बावजूद, सरकारी रियासती और जिनकी गोदों में बैठे हुए हैं वो फिर इत्तेहादी जमातें, इन सब के बावजूद अगर वो काफी नहीं बहुत पीछे है पीटीआई से, तो फिर ये एक जो कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन वॉल वाला हिसाब है कि जी आप देख लीजिए कि आप इसीलिए इलेक्शन से आप भाग रहे हैं। जो कहते हैं ना कि जी हम इलेक्शन से नहीं भागते, आप इलेक्शन से भागते हैं और आप इसी वजह से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब मैं कहीं एक सी पढ़ रही थी तो हसन निसार साहब ने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मुझे तो डर है कि कहीं मरियम नवाज भी तहरीक इंसाफ में शामिल ना हो जाए। मतलब इस जो सूरत हाल है, जो हालात बन गए हैं, उसमें तहरीक इंसाफ पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है। बावजूद इसके इसमें तो सारा के सारा कई भंड किए हैं, कई गलतियां की इमरान खान साहब ने, लेकिन उसके बावजूद पूरा के पूरा क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को जाता है। ठीक है, उसकी टीम है, उसके साथ उसके लोग खड़े हैं, लेकिन जो हिकमत अमली और जो फाइटिंग स्पिरिट इमरान खान साहब में है ना, उसकी मिसाल हमें तो कहीं भी नहीं मिलती, माजी में तो कहीं भी नहीं मिलती। अब आ जाते हैं जो इलेक्शन से भागने की बातें हो रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कर तो वो फितना इमरान खान, अच्छा पीएमएलएन की पहले अता तारर साहब आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उज़मा बुखारी साहब आई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो जाती है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान खत्म हो चुका, इमरान खान कुछ नहीं है, इमरान खान चोर है, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान घड़ी चोर है, इमरान खान फितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी गुफ्तगू इमरान खान से शुरू होती है, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, इमरान खान पे खत्म हो जाती है। अच्छा चले, छोड़ दे इस बात को। राना सनाउल्लाह साहब जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, और वो बड़ी रवानी में ये बात कह गए, पता नहीं शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, और क्योंकि मैं सुन रही थी तो मैंने ये नोटिस किया। उन्होंने कहा जब भी इलेक्शन हो, चाहे जल्दी हो या अक्टूबर में हो। अब ये जो उनकी लाइन थी, उन्होंने कहा चाहे जब भी हम तैयार हैं, चाहे जब भी इलेक्शन हो, अक्टूबर में हो या उससे पहले हो। तो मुझे तो ये जाहिर है बहसी साफी ये चीज क्लिक हुई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ये सोच पाई जा रही है, कहीं ना कहीं जहनी तौर पे तैयार हो रहे हैं इस बात के लिए कि इलेक्शंस जो है वो अक्टूबर से पहले हो सकते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल से दोबारा से कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा और डेली बेसिस पे होगा, डे टू डे इस इशू को इस जो मौजू से मतलब जो केस है उस पर कार्रवाई होगी। और वो केस क्या है आपको पता है, अब तो रट चुका होगा कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। अभी तक इलेक्शन की डेट का अनाउंस क्यों नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में?
अब मामला इतना सादा नहीं है जितना हमें दिख रहा है, अब मामला खैर कहीं और निकल गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब डे टू डे हियरिंग होगी, उसकी वजह ये कि टाइम बहुत कम है। 14 फरवरी को पंजाब असेंबली जो है वो डिसॉल्व की गई थी। 15 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल हो जाते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने 12 अप्रैल की डेट दी है इलेक्शन की। अब अगर 14 तक मुकम्मल नहीं होते तो 15 को ऑटोमेटिकली इलेक्शन डे समझा जाएगा और निगरां हुकूमत जो कि 90 दिन के लिए आती है, 3 माह के लिए आती है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे और आइन के मावरा कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो अब सुप्रीम कोर्ट बैठी है, उसने इसी वजह से डे टू डे हियरिंग की है, बाकी तमाम केसेस उन्होंने फिलहाल रोक दिए। अब मामला क्या है? मामला यह है कि इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी भी तरह इस इलेक्शंस को रुकवाना है। अब ये इलेक्शंस अगर नहीं रुकते और अदालतें या जो कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें मैनेज नहीं होती अगर, तो फिर अदालत का ये फैसला आ जाता है कि जी आपने इलेक्शन कराने हैं, 90 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन कराएं। तो मैं बारहा ये बात कह रही हूँ, चूंकि एक दफा का थप्पड़ तो खा लेंगे, बार बार के थप्पड़ खाने के लिए कोई भी जमात तैयार नहीं है। एक दफा के थप्पड़ से मुराद ये है कि आपको पंजाब और केपी के असेंबली के अलग अलग इलेक्शंस काबिल कबूल नहीं है और आपने हर सूरत साथ कराने, चाहे आपकी चले चाहे आइन की चले। अगर आपकी चल गई तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब इलेक्शंस के भी इलेक्शंस जो है वो अक्टूबर में ले जाएंगे। लेकिन अगर आइन की चली तो फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराने पड़ेंगे। हाँ, बीच की राह निकालने के लिए सर जोड़ के बैठा जा सकता है, कंसेंसस डेवलप हो सकता है, आइन में कोई राह निकाली जा सकती है, बात की जा सकती है, कोई बहुत ही संगीन सूरत हाल, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि वो ऐसी संगीनी क्या आपको दरपेश है। उसके बाद आप अक्टूबर में नहीं लेकिन उससे पहले ये वफाक के इलेक्शन भी यानी जनरल इलेक्शन भी करा दें। तो ये मामला तो तय हो चुका है कि जी जनरल इलेक्शन जो होंगे वो पूरे मुल्क में एक साथ होंगे। अगर आइन की चली तो पूरे मुल्क में एक साथ होंगे, आइन की नहीं चली तो फिर आपकी चलेगी, तो फिर साथ शायद अभी तब भी साथ होंगे लेकिन लेट होंगे। चले जी, अब नवाज शरीफ साहब ये बात भाप चुके हैं, नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ में आ चुकी है। मरियम साहिबा को अभी समझाने की कोशिश की जा रही है। मरियम साहिबा का मसला यह है कि मरियम साहिबा जो है वो तमाम की तमाम चीज़ों को गुस्से की ऐनक से कहते हैं ना, गुस्से की ऐनक से देखती है, इंतकाम की ऐनक से देखती है। जिस दिन वो अपना गुस्सा ठंडा कर लेंगी, उनको चाहिए कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पिछली वीडियोस देखा करें। उनको चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जो उनके जलसे होते थे, जो वो मीडिया टॉक करती थी, जो वो इंटरव्यूज देती थी, वो उनको देखें। क्योंकि सुना यही है कि उनको बेनज़ीर भुट्टो बनने का शौक भी है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको देखें उनके साथ क्या हुआ था। उनके बाप को सिर्फ वजीर आजम के ओहदे से नहीं हटाया था, उनके बाप को फांसी दे दी गई थी, फिर उनको जिला वतन कर दिया गया था, उनको मुल्क में आने की इजाजत नहीं थी। और फिर जब वो आई और फिर क्या हुआ वो हमें और आपको सबको पता है। उनके शौहर 11 साल जेल में रहे। मैं नहीं यहाँ पे कोई क्लीन चिट आसिफ अली जरदारी को दे रही, बट स्टिल वो जेल में रहे। तो लेकिन उसके बावजूद वो सख्ती उनकी जबान पे नहीं आई, वो बड़े लॉजिकल बात करती थी, अगले को वो लिटा देती थी लेकिन गुस्से से नहीं, लॉजिक से। तो मेरा तो मरियम नवाज साहिबा को मशवरा यही है कि लॉजिकल गुफ्तगू पर आ जाए। ये गुस्सा, ये नफरत, ये बदला लेने वाली जो आग और ये, इससे इलेक्शंस नहीं जीता करते, इससे सियासत नहीं हुआ करती। ये वक्ती तौर पे इंतखाबात की जो इंतखाबी मुहिम जो है उसमें तो आपके काम आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो रोजमर्रा में वो काम नहीं आते। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से और जज्बात में आ जाती है तो वहां पे गलत फैसले हो जाते हैं। तो फिलहाल तो यही कि नवाज शरीफ साहब इस बात को भाप चुके हैं कि जी इलेक्शंस जो है वो शायद हमें जल्दी कराने पड़ जाए, और नवाज शरीफ साहब तो चाहते भी हैं, लेकिन मसला यही है कि जो इससे सूरत हाल बन चुकी है, PMLN जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है, और मुंह दिखाने के काबिल उसको पीपल्स पार्टी ने नहीं छोड़ा। ये जो मैं एक दफा फिर आपको याद दिलाऊं, PDM बनने के वक्त की बात है और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात हुए थे, पीपल्स पार्टी क्या चाहती थी? पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और PMLN और जो मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते थे कि इस्तीफा देके बाहर आया जाए। पीपल्स पार्टी ने PMLN को भरपूर तरीके से गंदा करने के लिए ये हिकमत अमली तय की। उसके बाद ऐसी वजारतें ली जहां उन पे कोई गंद आए ना उनके ऊपर कोई बुराई आए। वजारत खारजा ले ली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, जो कि मुल्क मुल्क घूमे चले जा रहे हैं,
घूमे चले जा रहे हैं, लॉबिंग किए चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं मैं जाती खर्चे पे करता हूँ, पीछे एयरफोर्स का जहाज खड़ा होता है। अब मुझे बता दीजिएगा अगर फ्यूल भी आप अपने जाती खर्चे पे करते हैं, और वैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का? कभी उन्होंने कुछ काम किया हो, कहीं जॉब की हो, कोई बिजनेस किया हो? अच्छा, फादर फादर, ठीक है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि पीपल्स पार्टी ने इनके साथ हाथ किया, ये मजबूर हो गए, इनके पास कोई चारा नहीं है, और सूरत हाल ये है कि अब इलेक्शन में जाए बगैर गुजारा नहीं है। नादिया, मेरे से कोई इजाजत, अल्लाह हाफिज।